Hello, dear students. I welcome to you on my YouTube channel Spardha. As you know, in a previous day, we have read about the Revolution of France. We have read about some topics related the Revolution of France. Then, after we today we will study about the other important topics in which like जैकोबिन क्लब। यस, मैं आपको इसी क्रमबद्धता के साथ आगे ले जाते हुए आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि कल हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड या उससे पहले होने वाले जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी जिसमें लुईस 16 को हमने अपदस्थ कर दिया था, वहां क्रांति हो गई थी। तो अब ये सोचने वाली बात यह है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई वो ऐसा कोई सडन इवेंट तो था नहीं, अचानक होने वाली घटना नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है, एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो है, वो वहां के जो लोकल सिटीजन्स थे उनका एक ग्रुप है, उसका नाम है जैकोबिन क्लब। यस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे हमें ये पता लगेगा कि जैकोबिन क्लब की फ्रांस की क्रांति में क्या सहयोग और क्या योगदान था। यस, लेट्स सी। जैकोबिन क्लब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैकोबिन क्लब जो था वो एक मिडिल क्लास लोगों का एक ग्रुप था, मिडिल क्लास लोगों का एक ग्रुप था। और आपको पूर्व धारणा होगी, आपको पहले से जानकारी होगी, जब जब भी समाज में कोई बदलाव आता है तो वो मिडिल क्लास लोग ही लेके आते हैं। तो उस समय भी मिडिल क्लास लोगों का एक ग्रुप था जिसे कहा जाता था जैकोबिन क्लब, जो कब बना था? 1789 सीई, जो 1789 में मतलब बना था। इसके फाउंडर कौन थे, अर्थात जैकोबिन क्लब के संस्थापक कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। आप देख सकते हैं मैक्सिमिलियन इनका फाउंडर था जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब की स्थापना ही मिडिल क्लास लोगों की के समूह से हुई थी। इनका एम, इसका गोल, ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैकोबिन क्लब कब बना था? 1789 में। इसके फाउंडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। अब देखिए, अदर नेम क्या था, दूसरा नाम क्या था जैकोबिन क्लब का? जैकोबिन क्लब को दूसरे नाम से या किस नाम से जानते थे वहां पर दूसरे लोग? देखिए, इसका दूसरा नाम था फ्रेंड्स फॉर फ्रीडम। जैकोबिन क्लब का एक पर्याय नाम और था जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर फ्रीडम। यस, अब आगे चलिए। जैकोबिन क्लब जो है वो ठीक है फ्रांस में तो था ही, लेकिन उसकी शाखाएं और कहां थी? मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, फ्रांस की क्रांति जो होती है न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण यूरोप पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए, इसकी ब्रांचेस कहां थी? जैकोबिन क्लब की जो ब्रांचेस थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यहां पर इन देशों में भी थी। और यहां पर इनकी जो इनकी फ्रेंचाइजी या ब्रांचेस थी वो कब स्थापित की गई थी? 1790। मतलब 1789 में तो फ्रांस में एक क्लब बना और एक साल बाद ही इन देशों में भी इन्होंने अपनी एक ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर ली। आगे देखिए, इस क्लब का गोल क्या था भैया? अगर कोई क्लब बन रहा है, कोई समूह बन रहा है, तो उसका कोई उद्देश्य या उसका कोई गोल भी तो होगा। उसका गोल क्या था? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जैकोबिन क्लब में जो मिडिल पीपुल थे, मिडिल क्लास जो पीपुल थे, उनका सीधा सीधा यह ग्रुप बनाने का ध्येय यही था कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित करना, अर्थात मोनार्की सिस्टम को अवॉइड करना, डिस्ट्रॉय करना और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। तभी तो इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हेल्प करके लुईस 16 के खिलाफ रिवोल्ट किया, क्योंकि इनका ध्येय, इनका उद्देश्य क्या था? डेमोक्रेसी को लाना। जबकि लुईस 16 क्या था? राजा था। वहां पर क्या था भाई? वहां पर एक प्रकार से ऑटोक्रेसी थी, वहां पर क्या मोनार्की सिस्टम था, तो उसको अवॉइड करके क्या लाना था? डेमोक्रेसी। यस, फॉरवर्ड। किस चीज के लिए भाई? अगर रिवोल्ट भी हुआ तो और ये जैकोबिन क्लब भी स्थापित हुआ
तो वो किसके लिए, क्या क्या नीड्स थी आपको? देखिए, उस समय लोगों की मांग थी, क्या थी? फ्रीडम, लोग स्वतंत्र होना चाहते थे या स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहते थे, एंड इक्वलिटी, और समान अधिकार चाहते थे, समाज में रहने का समान अधिकार चाहते थे। तो इसलिए ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। परीक्षा की दृष्टि से जैकोबिन क्लब जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है जैकोब। अच्छा, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। फ्रांस की क्रांति होने के पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण और एक महत्वपूर्ण सहयोगदाता जैकोबिन क्लब भी था। जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब फ्रांस में मिडिल क्लास लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक समूह था, जिसका निर्माण 1789 में किया गया था। इसके संस्थापक या फाउंडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायर। ठीक है। जैकोबिन क्लब की शाखाएं और कौन कौन से देशों में थी? वहां पर भी तो फिर क्रांतियां होंगी बाद में। जैकोबिन क्लब के द्वारा या फ्रांस में तो हो ही गई, अब इनकी जो ब्रांचेस है वहां पर भी वो रिवोल्ट करेंगी, इंस्पायर करेंगी लोगों को। तो वो इनकी शाखाएं कहां कहां थी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों में। और ये ब्रांचेस कब स्टेब्लिश की गई? 1790 में। ठीक है। जैकोबिन क्लब का अदर नेम क्या था? लोग दूसरे जैकोबिन क्लब को दूसरे किस नाम से जानते थे? तो दूसरा नाम था फ्रेंड्स फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के साथियों के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका गोल क्या था? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंकना, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को स्टेबल करना, ये इनका गोल था। ये गोल काय के लिए या किस चीज के लिए हुआ? फॉर व्हाट? क्या नीड थी इनको? फ्रीडम, इनको चाहिए थी स्वतंत्रता, एंड इक्वलिटी, और समानता का अधिकार। तो ये बहुत छोटे वे में परीक्षा की दृष्टि से मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट मानकर चलिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, की पॉइंट्स है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। इसी के बाद बात करते हैं कि क्रांति, इसका जैकोबिन क्लब का तो सहयोग था ही था, लेकिन समाज में और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनसे क्रांति हुई? ठीक है, बस अब उसे देखिए। जी, जैकोबिन क्लब ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में अपना सहयोग दिया था? लुई 16 अपदस्थ हो गया, हट चुका था। अब उसके बाद जो जैकोबिन क्लब का फाउंडर था मैक्सिमिलियन, वो अब एक प्रकार से नया रूलर जो होता है वो फ्रांस का बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी उसका जो गोल था, उनका जो गोल था वो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी रिलेटेड था। अब देखिए, जनरली अगर आप देखेंगे कि जैकोबिन क्लब के फाउंडर मैक्सिमिलियन को तो सत्ता हासिल हो गई, लेकिन क्या ये सत्ता जो थी वो केवल जैकोबिन क्लब ने ही सारा प्रयास किया था क्रांति के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल उनका सहयोग था, उनका प्रयास था। मैं मानता हूं क्रांति में जैकोबिन क्लब का जो प्रयास था, ठीक है, लेकिन जो दूसरे क्रांतिकारी थे उन्होंने भी क्या क्या किया था वो आप आइए यहां पर देखिए। ये भी बहुत ज्यादा परीक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, द प्रैक्टिसेस यूज बाय द रिवोल्यूशनरी, वो कार्य जो क्रांतिकारियों ने उस समय किए थे, क्या क्या किए थे? देखिए, फर्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ द न्यू ट्री कलर फ्लैग इन द प्लेस ऑफ द रॉयल फ्लैग। जैसे क्रांति हुई, क्रांति के समय ही उन्होंने रॉयल फ्लैग की जगह नया जो झंडा था ट्री कलर 3 रंगों वाला, वो उन्होंने सेलेक्ट किया। किनकी बात कर रहा हूं? दूसरे क्रांतिकारियों की। आगे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट जनरल रिनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो लुई 16 था उसके समय में स्टेट जनरल थी। मैंने बताया था आपको 3 वर्ग हुआ करते थे, तीनों वर्गों के प्रतिनिधि और राजा मिलकर के कोई ना कोई कानून जो है वो पास करता था, या उसकी जो प्रोसेस थी वो होता था। तो वो किसमें होता था? ईस्ट स्टेट जनरल में। अब ईस्ट स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या हो गया? नेशनल असेंबली बन गया। अब देखिए कंपोजिशन, सॉरी यहां पर कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ न्यू गेम्स हाइम्स टेकिंग ऑथ इन द नेम ऑफ द नेशन। आप देखिए नए नए राष्ट्रगीत, मतलब राष्ट्र से संबंधित या देशभक्ति के या देश से प्रशंसा में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं हैम्स। टैगिंग ऑथ, और जगह जगह पर क्रांतिकारियों के द्वारा लोगों को शपथ दिलवाई गई, राष्ट्रगीत जो है वो गाए गए ताकि क्या हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़े। ये सारे के सारे कार्य किसने किए थे? क्रांतिकारियों ने। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिफॉर्म लॉज फॉर द ऑल सिटीजन। फ्रांस के हर एक नागरिक के लिए एक ही प्रकार का कानून हो, इसकी समीक्षा, इसको अप्लाई भी किन्होंने करवाया था साहब? क्रांतिकारियों ने। एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड द मेजर्स। फ्रांस में उस जमाने में हर एक स्थान पर वेट और मेजर, नापने की इकाई, मतलब भार की इकाई और नापने की इकाई अलग अलग थी। तो क्रांतिकारियों ने सजेस्ट किया और क्रांतिकारियों ने ये चीज अप्लाई भी की कि संपूर्ण देश में एक ही प्रकार का माप वजन का हो और एक ही प्रकार मापने की इकाई हो। तो ये चीजें थी। आगे देखिए, द फ्रेंच लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉर ऑफिशियल। और उस क्रांति के दौरान ही सारी चीजें थी कि अब हम ये क्रांति कर रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, उसमें ये सारी चीजें होंगी और ये अप्लाई भी हुई। और फ्रांसीसी जो भाषा है उसे औपचारिक मान्यता दी गई। यस, जैकोबिन क्लब के बाद और बाकी सारे क्रांतिकारियों के बाद, जैसे फ्रांस में डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी बहुत लंबी नहीं चली। उसके कुछ ही समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट अब फ्रांस की पॉलिटिकल फील्ड पर कब्जा कर लेता है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपने पॉलिटिकल जीवन की अगर बात करें तो एक महान योद्धा, महान शासक, और फ्रांस की जनता के लिए इसने बहुत कुछ किया था, लेकिन लास्ट में ये भी एक प्रकार से ऑटोक्रेसी वाला और मोनार्की सिस्टम टाइप हो गया था। इसलिए इनका विरोध भी फ्रांस की जनता ने किया था। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि फ्रांस के हित में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था। आइए इसके जीवन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यस, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका हस्तक्षेप फ्रांस की राजनीतिक क्षेत्रों में रहा 1769 यानी 1769 टू 1821, मतलब बहुत लंबा पीरियड है। देखिए, करीब 50 सालों तक इनका फ्रांस के राजनीतिक जगत पर काफी हस्तक्षेप रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कौन थे? हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो फ्रेंच मिलिट्री पर्सन। सबसे पहले तो ये फ्रांस की लुई 16 के जमाने से ये फ्रांस की मिलिट्री में हुआ करते थे, एक प्रकार से सैनिक थे। उसी के बाद पॉलिटिकल लीडर ड्यूरिंग रिवोल्ट, और क्रांति के समय ये एक प्रकार से नेता की भूमिका में थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद व्हेन बिकम एम्परर, ये सम्राट कब बने, ये शासक कब बने? तो देखिए, इनमें 1804 ये 1804 में पूर्ण रूप से फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। देखिए, टेन्योर इनका समय का कितना होता है, कितना लंबा शासन ये करते हैं। तो देखिए, 1804 पर तो ये शासक बनते हैं और 1815 लगभग 11 साल बाद ये भी अपदस्थ हो जाते हैं। अर्थात आपको पता होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1815 यानी 1815 में एक युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध, जिसमें एक और नेपोलियन होता है और दूसरी ओर संयुक्त सेनाएं ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं से नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध होता है। वो युद्ध, उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। तो एक प्रकार से वापस सत्ता चेंज होगी। चलो उसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहां देखते हैं इनका टेन्योर क्या था 1804 से 1815। यस, इनका नेचर कैसा था भाई? अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको पता है लुई 16, उसके बाद आया मैक्सिमिलियन जो डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी स्टेबल की थी। अब वापस कौन आ गए? नेपोलियन जी।
जो क्या थे, उनका नेचर क्या था, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एक प्रकार से ये भी मोनार्क या ऑटोक्रेसी वाले शासक थे, ठीक है। हालांकि अच्छे शासक थे, फ्रांस की जनता के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। अब वो क्या किया था, इंपॉर्टेंट क्या, देखिए, व्हाट डिड द मोस्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की जनता के लिए क्या किया था जिससे नेपोलियन का काफी नाम भी और ख्याति प्राप्त है। तो इन्होंने सिविल कोड लॉन्च किया था 1804 में, अर्थात नागरिक संहिताएं, फ्रांस की जनता को कैसा रहना है, उनके लिए देश या राष्ट्र क्या कर रहा है, और इक्वलिटी से लेके सिमिलरिटी, उनके राइट्स वगैरह सारी की सारी चीजें हैं सिविल कोड में निर्धारित की गई थी। और इस सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन का जो ये कोड है, इसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को एक महान शासक कहा जाता है। तो सामान्य परिचय मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट का दिया, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन में नेपोलियन किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव था, प्रशासक कैसा था वो, और उन्होंने सुधार के लिए क्या क्या किए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके।